Okay, force multiplied by this distance is the moment of force. याद रखना, moment of force is force multiplied by the distance. Okay. Okay. Next is, what is the SI unit of moment of force? Siddhi. Newton meter. न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर के कुछ और रिलेशन बता सकते हो? रिलेशनशिप बिटवीन SI, CGS एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. 1 Newton meter is equal to 10 raised to 7 dyne. Dyne centimeter. Dyne centimeter. Yes, and in gravitational unit? 1 gravitational unit is equal to 9.8 Newton. Yeah, and what you can say about 1 Newton meter and 1 kgf meter? देखो 1 न्यूटन कितना kgf होता है? 9.8. नहीं, I think 1 kgf is 9.8 Newton. So you can say 1 kgf meter is equal to 9.8 Newton per meter. Sorry, Newton meter. 1 kgf meter is 9.8 Newton meter. और 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 0.1 kgf मीटर. ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है. बट ग्रेविटेशनल यूनिट में कभी हमारा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है. दे नेवर आस्क यू अबाउट ग्रेविटेशनल यूनिट. बट रिमेंबर, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है द यूनिट्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स इन SI एंड CGS. ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. सो 1 Newton meter is equal to 10 raised to 7 dyne centimeter. This has to be kept in your memory. But that kgf wala relation, I think they have given it here. Yeah, 1 kgf meter is 9.8 Newton meter and 1 gram force centimeter is 980 dyne centimeter. So just whatever is given here, please make sure that you keep it in your mind. Okay, next question is, what is the difference between clockwise and anti-clockwise moment? ये कौन बताएगा मेरे को? भार्गव बताएगा. Sir, clockwise moment is taken as negative, whereas anti-clockwise moment is taken as positive. You are correct. Clockwise moment is negative, anti-clockwise moment is positive. But when is a clockwise moment produced in a body? किसी बॉडी में clockwise moment कभी प्रोड्यूस होता है? So when force is applied. No, when force is applied and the body starts rotating in clockwise direction. जब किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, देन द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन दैट बॉडी इज क्लॉकवाइज मोमेंट. But when you apply force and the body starts rotating in anti-clockwise direction, then the moment of force produced in that body is anti-clockwise moment. Anti-clockwise moment is positive, clockwise moment is negative. Remember that, okay, Bhargav? Yes, sir. Okay, next question is, explain moment of force with examples of a door, steering wheel, bicycle, spanner and hand floor grinder. Door का तो अच्छा, door के example पे हम लोग और बात करते हैं. I'm going to take help from Prince. Prince, can you hear me? Yes, sir. So डोर के बारे में बात करते हैं. अच्छा, मुझे बताओ प्रिंस, के डोर का हैंडल हमेशा डोर के एज में, साइड में क्यों दिया होता है? डोर के कॉर्नर पे या एज पे? सॉरी. हाँ सर, या क्योंकि वो जितना डिस्टेंस पाइवटेड पॉइंट से जितना दूर रहेगा उतना फोर्स कम लगेगा. वेरी गुड. और उतना इजीली हम उसको टर्न कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं डोर को. डोर को ओपन और क्लोज करना है, बेसिकली उसको टर्न ही करना है अपने को, राइट? और टर्न करने के लिए हमें चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगा फोर्स से.
अब जितना इजीली हम डोर को टर्न कर सकते हैं उतना हमारे लिए अच्छा है, कन्वीनियंट है, यूजफुल है। तो अगर डोर को टर्न करना है मुझे इजीली, तो मतलब फोर्स कम अप्लाई करना है, और फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को बड़ा कर दूंगा और फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। सो द लार्जर द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पिवोशन, the easier it will be for us to turn the door or to close or open the door. कभी डोर को ना एज से, जहाँ पे हिंजेस है ना, वहां से खोलने का या बंद करने का कोशिश करना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, हाईली इम्पॉसिबल एक्चुअली। ठीक है, सो ये हो गया डोर का एग्जाम्पल। स्टीयरिंग व्हील का एग्जाम्पल आई वॉन्ट आर्यन। सर स्टीयरिंग व्हील का पाइवोटेड पॉइंट सेंटर में होता है और मतलब एजेस से उसका यूज किया जाता है। करेक्ट। सरकमफरेंस पे अगर हम लोग फोर्स एक्सर्ट करेंगे स्टीयरिंग व्हील में, तो इजीली टर्न हो सकता है स्टीयरिंग व्हील। मुझे बताओ आर्यन, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स एंड ट्रेलर्स, उनके स्टीयरिंग व्हील देखे हैं तुमने? बहुत बड़े होते हैं। व्हाई सो? सर क्योंकि उनके टायर्स बड़े होते हैं और ज्यादा होते हैं नंबर में, इसलिए उनको टर्न करने में ज्यादा पावर लगता है। नहीं, तो यूज उनको राइट steering में वर्ड्स, यूज राइट वर्ड। पावर मत बोलो, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलो। मोमेंटम ऑफ फोर्स ज्यादा लगता है, हाँ, इसलिए the steerings are more larger in size so that they can so that less force is applied and they can turn more conveniently. yes, you are right. Less force is applied, or less force is required to be applied on the steering wheel, so that we can turn this huge vehicle easily with less force. That's why the size or circumference of the steering wheel is given bigger. Good. Next, I want to get an explanation for bicycle. बाइसिकल तो सबको पता ही है, सब लोग यूज करते हैं। अहमरीन, बाइसिकल में मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब जो तुम्हारा पेडल है, पेडल का जो फंक्शन है, कैन यू प्लीज टेल मी? Sir, when we apply some force on the pedal, it is help to move the wheel of bigger size, so we can move the wheel with less force. But why is pedal, you can say, why is pedal not directly put on the wheel? हम लोग व्हील के ऊपर ही सीट बना लेते हैं ना अपनी, और पेडल को व्हील के ऊपर ही रख देते हैं। इजी नहीं होता? इमेजिन कर रहे हो तुम? इमेजिन करो, फिजिक्स है ये। इट इज नॉट ओनली अबाउट थियरी, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल। मैं क्या करूंगा पता है? मेरी साइकिल है ना, उसका जो पेडल है ना, पेडल दो व्हील के बीच में है, मैं उसको पीछे डाल दूंगा ना, और मेरा जो हैंडल है, मतलब साइकिल का हैंडल, उसको थोड़ा लंबा बना दूंगा, और मेरी सीट को पीछे के व्हील के एग्जैक्टली ऊपर रखूंगा, और डायरेक्ट व्हील से अटैच कर दूंगा। मैं चेन वेन क्यों लगाऊंगा? चेन लगाने से क्या होगा? ऐसा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? देखो, इसमें दो चीजें हैं। साइकिल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो है मोमेंट ऑफ फोर्स और दूसरा है बैलेंस। बाइसिकल में दो व्हील होते हैं, और तुम्हारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एग्जैक्टली बाइसिकल के सेंटर में होता है। बाइसिकल के सेंटर में मतलब दो व्हील के बीच में। तुम्हारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बाइसिकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब एक लाइन में होता है तो बाइसिकल इजीली बैलेंस होती है। अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम आगे पीछे करोगे तो हो सकता है कि बाइसिकल डिसबैलेंस हो जाएगी। तो एक तो चीज है बैलेंस, दूसरा चीज है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स का कैसे काम आता है? नाउ जस्ट इमेजिन दैट यू आर अटैचिंग द पेडल डायरेक्टली विद द व्हील। अब इसमें क्या होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हील के एक्सेल से पास हो रहा है, और तुम्हारा पेडल भी उधर ही लगा हुआ है, तो मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। अगर पेडल को तुम शिफ्ट करोगे, एंड देन इफ इट इज at a certain distance from axis of rotation of the wheel, then moment of force required to rotate the wheel will be lesser. That means less force will be required to turn the back wheel or rear wheel of the bicycle. इसके लिए हम लोग
पेडल को बीच में रखते हैं ताकि दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहे, और चेन के थ्रू हम लोग मोशन को ट्रांसमिट करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा इंजीनियरिंग है इसमें, बट स्टिल बाइसिकल कैन बी वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग मोमेंट ऑफ फोर्स, क्योंकि यहाँ पे पिवोटेड बॉडी और टर्निंग इन्वॉल्व है। ठीक है, और एक चीज था बाइसिकल के बाद, स्पैनर एंड हैंड फ्लावर ग्राइंडर। ओके, स्पैनर कौन बताएगा स्पैनर के बारे में? लेट मी चेक इट आउट। ओके, आई थिंक नेक्स्ट अक्षता ही है। अक्षता, स्पैनर, कैन यू एक्सप्लेन स्पैनर? Yes, sir. What is a spanner, Akshata? It's used to tighten or loosen a nut. Yeah, it is used to tighten or loosen a nut. Okay, great. Have you seen a picture of a spanner? Okay. Spanner. I'll show you like this. Do you see on your screen spanners, different sizes and shapes? Yes, sir. देखा ही होगा ये स्पैनर तो तुमने, हाँ. ठीक है। सो हाउ मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स इज यूज्ड इन दिस स्पैनर? Because it has a large handle, it can be used to produce a large amount of momentum. Moment of force, not momentum. Yeah, large moment of force. Yeah. And even if we apply a small force at the end of the handle, it will be used to tighten the nut in the front. Yeah. So just imagine that the nut is already tight. ठीक है? Just imagine that तुम्हारी कार पंक्चर हो गई। ठीक है, कार पंक्चर हो गई और तुम्हें वो कार का जो नट है ना व्हील के साथ जो अटैच्ड है, यू हैव टू ओपन इट। ठीक है, कैन यू ओपन इट विथ योर हैंड? नहीं, अप्लाई ना मोमेंट ऑफ फोर्स, अप्लाई मोमेंट ऑफ फोर्स एंड ओपन, सिंपल ना। व्हाई यू कांट ओपन इट विथ योर हैंड? We can't produce enough momentum. Enough moment of force. Yeah, you cannot produce so much of. Yeah. Why? Because your hands are not so strong. इतना टाइट है ये तुम्हारा कार का जो नट है वो, कि तुम्हारा हैंड्स उसको टर्न नहीं कर सकते, उतना मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो इसलिए हम लोग स्पैनर यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पैनर में क्या होगा कि द हैंडल विल बी लॉन्ग। इफ आई जस्ट अप्लाई अ फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन द हैंडल of spanner, it will produce enough moment of force to turn that tightened nut and to loosen it. ठीक है, and the same thing goes in the reverse direction if you want to tighten it. अगर तुमको वापस टाइट करना है, you need a spanner with a long handle. Long handle means more distance. More distance means force required will be less, and if you apply more force, that means you can actually tighten the nut अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। ऐसे ही करते हैं एक्चुअली, जब तुमने देखा होगा किसी को पंक्चर बनाते हुए, तो दे फॉलो द सेम थिंग, दे टाइटन इट सो मच दैट कार एकदम सेफ हो रहती है और व्हील कभी निकलता नहीं है वापस, बिकॉज दैट कैन बी हजार्डस। ओके, नेक्स्ट इज हैंड फ्लावर ग्राइंडर, एंड वी आर नियरिंग द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। हैंड फ्लावर ग्राइंडर, यस यश? यस सर। हैंड फ्लावर ग्राइंडर मतलब वो जो प्रिजनर लोग चक्की पीसते हैं ना? यस सर। मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था इसको। कैन यू टेल मी कि ये इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल है? सर वो जो रॉड टाइप है वो एकदम एज में रहता है, जिससे वो पीसने के लिए उनको इजी रहता है। मेरे को पहले बताओ कि ये जो हैंड फ्लावर ग्राइंडर है वो किससे बना है, मतलब क्या होता है उसका कंस्ट्रक्शन? सर देयर आर टू रॉक्स, टू ह्यूज स्टोन्स। या यस सर, और बीच में थोड़ा गैप रहता है और उसमें एक रॉड अटैच रहता है, और बीच में जो होल रहता है उसमें हम आटा डालते हैं। आटा नहीं डालते, गेहूं डालते। सॉरी, गेहूं डालते हैं, क्योंकि आटे को पीस के अपने को आटा ही मिलेगा वापस। यस यस, गेहूं डाल के फिर सर फिर वो जो रॉड रहता है वो एकदम एज में रहता है, अगर उसको घुमाएंगे तो फिर वो आटा बनेगा, और उसको अगर सेंटर में डालेंगे तो डिफिकल्ट होगा, उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब अगर रियली कोई बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, कोई मुजरिम क्या बोलते हैं उसको, मुजरिम इन बॉलीवुड स्लैंग, तो उसके लिए हम लोग टफ कर सकते हैं जॉब। वो जो
उसका हैंडल है हैंड फ्लोर ग्राइंडर का, उसका डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से कम कर देंगे, और वो इतना कम हो जाएगा कि उसको इतना हैवी स्टोन्स को घुमाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हैंड फ्लोर ग्राइंडर ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट इज टर्निंग इफेक्ट। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज कपल? इसका कोई भी गलत जवाब नहीं देगा, ठीक है, सही जवाब देंगे। व्हाट इज अ कपल? एंड गिव एग्जांपल्स प्लीज, डोंट टेल मम्मी डैडी is example of a couple. Don't give me that example. Achal, what is a couple? Right answers only. ऐसा कुछ होता है ना मीम में, wrong answers only. मैंने कहीं तो देखा है ये, इंस्टा में बोलते हैं wrong answers only. What is a couple? Wrong answers only. Yes, Achal. Don't get embarrassed. I'm just kidding with you. Two equal and opposite parallel forces not acting along the same line. You are absolutely correct. In real life as well, it is the same thing. Two equal people opposite to each other, they are never thinking along the same line. It is a couple. Absolutely correct. Look at your parents. They are a couple. Okay. So couple are two equal and opposite parallel forces not acting along the same line. ठीक है, तो जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वैसे मोमेंट ऑफ कपल भी होता है ना आंचल? मोमेंट ऑफ कपल ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? Force into distance between parallel forces. Yes. You are absolutely correct. Force between the distance between two perpendicular forces, और ईदर फोर्स अगर बोलोगे तो ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। कपल में दो फोर्स होते हैं, दोनों में से कोई एक फोर्स और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज द मोमेंट ऑफ अ कपल। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल, इट्स द सेम थिंग। देखो, कोई भी याद रखना, हमेशा टर्निंग इफेक्ट जब प्रोड्यूस होती है ना, तो कोई भी टर्निंग इफेक्ट कपल से ही प्रोड्यूस होती है। मतलब कपल तो हमेशा रहता है, कपल इज ऑलवेज प्रेजेंट, बट किसी किसी केस में हम एक्सप्लिसिटली कपल प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कपल फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं। ऋषि, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। तुम्हें एग्जाम्पल देना है कपल का, जहां पे हम एक्सप्लिसिटली कपल फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं। ऋषि, ऑन योर कैम। ऋषि, ऋषि सो गया क्या? अनुष्का, अच्छा ऋषि वापस आ गया। सर, कैन यू हियर मी नाउ? यस, आई कैन हियर यू। Resurrected, come back. Sir, can you repeat the question? Yes, the question is, give example of a couple other than the real life couples. Sir, can a wheel be a couple? No. Steering wheel? Steering wheel, yes, it can be. Steering wheel can be a couple. Example दो, हाथ से एक्शन करके दिखाओ स्टीयरिंग व्हील वाला, और कैसे कपल है और फोर्सेस कहाँ है, हाथ से एक्शन करके। खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। सर, द फोर्सेस आर तेरा हाथ नहीं नहीं नहीं, सेंटर में, सेंटर, थोड़ा सेंटर, यस, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, पीछे पीछे, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे। ये हाथ में तूने क्या पकड़ा हुआ है? बहुत वियर्ड लग रहा है भाई, बहुत वियर्ड लग रहा है, डोंट डू इट। ऐसे तो स्टीयरिंग व्हील कोई नहीं पकड़ता है। Sir, the forces are on the two opposite sides, and for turning the steering wheel, we have to turn either in this way or in this way. So both the sides are in the opposite way and acting in the opposite way. भाई ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे कुत्ते के बच्चे को पेट कर रहा है, इधर दिस वे और दिस वे। बट अच्छा था, अच्छा था, ओके कूल, आई अंडरस्टैंड इट। अनुष्का। यस सर। अचानक से सबके वीडियो बंद हो गए, क्यों कर रहे हो यार? वीडियो ऑन रखो ना, सब लोग ऑन रख के हंसो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। वी आर हियर टू हैव फन। अनुष्का। यस सर। द क्वेश्चन इज,
कपल का और एक एग्जांपल देना है तुमको वीडियो ऑन करके। सर टर्निंग द टैप। टर्निंग द टैप, इसमें कपल कहाँ पे हुआ? Sir, when we turn the tap, the forces acting. Show the action. Show the action. Sir, this time. Yes, yes. So, where is one force near the index finger, and yes, sir. And the center finger, and the other force is near the thumb. Yes, ये sir. दोनों explicitly tap को turn कर रहे हैं, equal and opposite direction में force exert करके. So that's a couple. Perfect. Very nice. Next, when is a body said to be in equilibrium? And Siddhi will answer this. When a number of forces act on a body under its influence, when the body does not change of its rest or of its motion, the body is said to be in equilibrium. Perfect, perfect. तो होता यह है कि बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी बॉडी पे, फिर भी बॉडी या तो रेस्ट पे ही रहता है, या तो मोशन में ही रहता है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन. रिमेंबर दैट. If the body is in motion, it will remain in motion with the uniform velocity or the same velocity and in the same direction. Then it is said that the body is in equilibrium. ठीक है? Okay, equilibrium के दो टाइप बताओ सिद्धि. Static equilibrium and dynamic equilibrium. Very good. What is static equilibrium, Siddhi? When a body remains in the state of rest under influence of many forces, it is said to be in static equilibrium. Very good. मतलब बॉडी रेस्ट पे है, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, फिर भी वो रेस्ट पे है. एग्जांपल दो. A beam balance. Very nice. बीम बैलेंस पे क्या होता है? दो पैन्स होते हैं, दोनों पैन्स पे वेट है और दोनों वेट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं बीम के ऊपर, लेकिन फिर भी अगर बीम बैलेंस्ड है, इसका मतलब है बीम बैलेंस इन बैलेंस्ड पोजीशन. ये मत भूलना. बीम बैलेंस इन बैलेंस्ड पोजीशन इज द एग्जांपल ऑफ अ बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम. भार्गव. Yes, sir. On the cam. Yes, sir. डायनामिक इक्विलिब्रियम जो अभी सिद्धि ने बताया, सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है. डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दे. सर a raindrop or an airplane. Sorry? Sir, a raindrop or an airplane. Can you explain how raindrop is in dynamic equilibrium? Sir. How a raindrop? Yes. Can you speak loudly and can you just move away from the cam and show me your pretty face? Show me yes, your. Sir. अरे तेरा इतना डार्कनेस में क्यों पढ़ाई कर रहा है भाई? थोड़ा लाइट ऑन करके आता हूँ सर. हाँ यार, थैंक यू सो मच. ऐसा लग रहा है तू गेम खेलने बैठा है, गेमिंग जोन में बैठा है, पबजी चल रहा है तेरा, ऐसा लग रहा है. बाकी लोगों को देखो ऐसा एकदम सबसे बेस्ट लाइटिंग. I can give the best lighting award to everyone. सबसे बेस्ट लाइटिंग इस पूरे क्लास में है यश के अराउंड. ऐसा वो होता है ना, हेलो है, हेलो एंजल लग रहा है यश. हेवन में है यश, पीछे सब वाइट है, खुद ब्लैक टी शर्ट पहनी है. मैसेंजर ऑफ गॉड. MSG, messenger of God. You are my love charger. You are my love charger. Do you remember that crazy man? किसी को पता है क्या ये? नहीं, you don't know? Oh my God. Yes, sir. भार्गव, good morning. या थोड़ा पीछे हो जाओ. ऐसा फेस पे क्यों फोकस किया यार? सर इतना तेरा फेस नहीं है मतलब देखने लायक कि तेरे फेस को ही देखता रहूं मैं. कुछ और भी दिखा ना, सोफा दिखा, बेड दिखा, कुछ तो दिखा दे भाई. सर इतना ही रेंज ना सर रहते हैं. इतना ही देखने के लिए और कुछ भी नहीं है क्या? नहीं सर एंगल इतना ही है बस. थोड़ा पीछे जाएगा सर. ये वायर है ना, ये हेडफोन्स पे.
फ्रस्ट्रेटिंग। ठीक है, चल बोल, क्या पूछ रहा था वो भी भूल गया। हाँ, रेन ड्रॉप। Sir, when the raindrop reaches the earth, its weight is balanced by the buoyant force and the force of friction acting on it. Thus, it is in the state of डायनामिक इक्विलिब्रियम। sir. अगर ये नहीं होता डायनामिक इक्विलिब्रियम तो क्या होता ये रेन ड्रॉप के साथ? सर वो बहुत फास्ट गिरता। सही है। तो बारिश में भीगने के लिए मजा आता क्या अपने को? नहीं सर। और अम्ब्रेला कैसे लेने पड़ते? स्टील के मेटालिक अम्ब्रेला। मजा आता है, खट 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 छपरे पे आवाज आता है ना, वैसा आवाज आता। शिट मैन। ओके, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। 3 कंडीशन मैंने पढ़ी थी टेक्स्ट बुक में। There were 3 conditions written in the textbook for a body to be in equilibrium. Prince, एक कंडीशन बता दे। Yes sir. ये ट्रिकी है, मुझे पता है, क्योंकि ये थोड़ा टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड क्वेश्चन है। Okay, let me show you in the textbook because even I don't remember. मतलब अच्छे से नहीं याद है मेरे को। Yes, 2 कंडीशन है, सॉरी। The resultant of all the forces acting on the body should be 0. You see that, Prince? Yes sir. Resultant का मतलब क्या होता है, Prince? All the forces acting, there is no result. नहीं ना। रिजल्टेंट का मतलब लिख ले अभी लिख ले, सब लोग लिख लो ये, क्योंकि रिजल्टेंट तुम्हें तकलीफ दे सकता है। रिजल्टेंट मतलब सम। रिजल्टेंट का मतलब सम, एडिशन। ठीक है? इफ यू एड ऑल द फोर्सेस, द सम विल बी 0। उनका सम 0 होगा। एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी 0। मतलब नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट फोर्स 0 होगा। ये पहला कंडीशन है किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए, कि नेट फोर्स उसके ऊपर 0 होना चाहिए, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 होना चाहिए। प्रिंस, सेकंड कंडीशन क्या है? यहां पे लिखी है एल्जेब्रिक सम। दिख रहा है तेरे को? एल्जेब्रिक सम of moments of all the forces acting on the body about the point of rotation should be 0. Algebraic sum का मतलब क्या है? देख, मोमेंट ऑफ फोर्स याद कर। मोमेंट ऑफ फोर्स 2 टाइप के होते हैं प्रिंस। कौन से 2 टाइप? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का साइन क्या है? नेगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव। तो साइन के साथ ऐड करना है तुमको। सो यू हैव टू टेक एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स। कोई प्लस आएगा, कोई माइनस आएगा, लेकिन ये सबका सम कितना होना चाहिए? 0। जब ये सबका सम 0 होगा, इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0 एंड द सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स of forces acting on the body must be 0. Algebraic sum of all the moments. ठीक है? ये है 2 condition for a body to be in equilibrium, which is extremely important. ये वाला part बहुत important था। Okay, next. State the principle of moments and name an instrument which works on this principle. Okay, कौन बताएगा ये? आर्यन अग्रवाल, मिस्टर आर्यन। आर्यन, can you hear me? Aryan? Okay, we'll go to Ahmareen. Principle of moments. Sir, according to the principle of movement, yes, when we
add all the forces, we need the sum of algebraic. नहीं, सुनो. According to principle of moments, sum of. Yes, please, Aryan. मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था. कोई बात. Sum of the clockwise moments is equal to the sum of anti-clockwise moments. Perfect. Sum of clockwise moments is equal to sum of anti-clockwise moments. That is the principle of moments. You are absolutely correct. कोई इंस्ट्रूमेंट बताओ जो इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है. Beam balance. Very good. Beam balance works on the principle of moments. ठीक है, beam balance works on the principle of moments. मतलब जब भी हम लोग beam balance के दोनों beam पे equal weights डालेंगे तो sum of anti-clockwise moments और clockwise moments equal हो जाएंगे and the beam will be balanced. ठीक है, तो principle of moments यही है. Okay, so well done यार everyone. I'm so happy that within 45 minutes you have completed the theory of part A. Within 45 minutes, and we have I think very satisfactorily got the gist of all the parts, all the concepts associated with this part. ठीक है, now I'm going to give more time to the numericals. Numericals को मैं थोड़ा और time देना चाहता हूँ, और ये solved examples तो already मैंने पहले दिखाए हुए हैं. I'm going to talk about now जो हम लोग जनरली कभी नहीं करते, दैट इज एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज के ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव टेक्स्ट बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू. टेक्स्ट बुक को प्लीज सामने रखो और देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है. तुम्हें यही क्वेश्चन ढूंढना है. हो सकता है तुम्हारे में 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो. A nut is opened by a wrench of length 10 centimeter. Wrench भी कुछ स्पैनर जैसा ही होता है, पर थोड़ा अलग दिखता है. Do you have this question in your book? Yes. Okay, great. A nut is opened by a wrench. Please note it down. ये जिसको भी डाउट है ना न्यूमेरिकल्स में, खास करके उनके लिए कर रहा हूं. A nut is opened by a wrench of length 10 centimeter. If least force required is 5 Newton, find the moment of force needed to turn the nut. ठीक है, अभी हमारे पास wrench की लेंथ है, wrench की लेंथ सेंटीमीटर्स में है और फोर्स है, और हमें मोमेंट ऑफ फोर्स ढूंढना है. ठीक है, सो देखो कैसे करेंगे इसको. D is equal to length ऑफ रेंच. जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेंच की लेंथ ले लेंगे हम लोग, विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. और सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 10 अपॉन 100 ये हो जाएगा 0.1 मीटर. और लीस्ट फोर्स है, लीस्ट फोर्स कितना है? 0.5 न्यूटन. एम आई करेक्ट? कितना है? 5 न्यूटन. ओह सॉरी, इट इज 5 न्यूटन. 5 न्यूटन. ठीक है, और हमें ढूंढना है मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स तो बहुत इजी हो जाएगा फिर. इट इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, दैट इज 5 टाइम्स 0.1, दैट इज 0.5 न्यूटन मीटर. सिंपल. ठीक है, तो ऐसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें देंगे, लेकिन विथ यू कैन से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, जैसे रेंच हो गया, जैसे सिजर्स हो गए, ऐसे देंगे. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हील वाला देखो. व्हील वाला, अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन द फिगर. एक व्हील है जिसका डायमीटर 2 मीटर विथ एक्सेल एट O. एक फोर्स इस पे एग्जर्ट कर रहे हैं इधर पॉइंट B पे. तुम्हारी बुक में है ये क्वेश्चन? Yes, Okay. sir. तो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पॉइंट बी पे. फोर्स का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन और डायरेक्शन देखो फोर्स की टूवर्ड्स बी है. कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर एंड द पॉइंट ए. मतलब अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होगी,
अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास होगी तो ये व्हील अबाउट द सेंटर घूमेगा, लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ए से पास होगी तो ये व्हील आगे रोल होके आगे चला जाएगा, टर्न होके आगे चला जाएगा, फिर भी ये किस डायरेक्शन में घूमेगा? दोनों केसेस में फोर्स का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो ये फोर्स इस व्हील को कौन से डायरेक्शन में घुमाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो तुम्हें आंसर में क्लॉकवाइज लिखना जरूरी है, लेकिन एक बात तो हमने किया ही नहीं है कि ये मोमेंट ऑफ फोर्स होगा कितना। और मोमेंट ऑफ फोर्स ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। देखो फर्स्ट केस में फोर्स है 2 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है? अभी हमें उसको सेंटर के अबाउट घुमाना है, तो मतलब डिस्टेंस होगा रेडियस जितना, और यहाँ पे डायमीटर दिया है 2 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। तो फोर्स कितना हो जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा 2 × 1 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। बहुत सिंपल। लेकिन अगर मैं इसको पॉइंट ए के अराउंड पिवोट कर दूं, मतलब अबाउट पॉइंट ओ उसको अगर मैं टर्न करूंगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? सो इस बार फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला में फोर्स भी 2 होगा और डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस भी 2 होगा, और आंसर आएगा 4 न्यूटन मीटर, ठीक है। क्योंकि अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ए से पास हो रही है, मींस आई हैव टू टर्न द व्हील अबाउट पॉइंट ए। अबाउट याद रखना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दोनों में तुम्हें क्लॉकवाइज लिखना जरूरी है। क्लॉकवाइज नहीं लिखा तो तकलीफ होगी तुमको, ठीक है। ओके ग्रेट। अभी थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे हम लोग जा सकते हैं। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नहीं है इतने। यस प्लीज। Sir, I have a doubt in question 6. Who is this? Sir, Bhargav. भार्गव, तुम्हारा आवाज क्यों चेंज हो गया इतना? Sir, आवाज? यस, तुमने कुछ तो कीड़े किए हैं तुम्हारे आवाज के साथ। सर अभी और ऋषि इज लाफिंग बिकॉज ही नोज दैट कोई तो सॉफ्टवेयर है जो भार्गव यूज कर रहा है जिससे वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है। आई डोंट गिव अ डैम, बट यू, आई रियली गिव इट टू यू। आई वांट टू क्लैप फॉर यू बिकॉज यू ट्राई टू मेक दिस क्लास लाफ। आई एम नॉट स्लैपिंग, आई एम क्लैपिंग। सर वो गलती से हो गया सर। अरे बहुत मस्त था, बहुत अच्छा किया तुमने। आई रियली सल्यूट योर क्रिएटिविटी सर। इतनी क्रिएटिविटी तुमने अगर पेपर में दिखाई होती तो 3-4 मार्क और बढ़ जाते। कोई बात नहीं, 10th में कर लेना। अमेजिंग मैन। यस, यू हैड अ डाउट इन समथिंग, टेल मी। यस सर। व्हाट डाउट यू हैड? सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 मतलब कौन सा क्वेश्चन 6? सर दिस न्यूमेरिकल सर। ओह 6। मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ने वाला हूँ, स्लो क्लैप्स करने के लिए बाद में, क्योंकि तुम ट्राई करोगे ना उसमें, बाद में ट्राई करोगे ना तुम। हाँ सर। तो आई एम नॉट डूइंग क्वेश्चन 6, आई एम डूइंग क्वेश्चन 7। वैसे वो ऐप का नाम क्या है भार्गव? सर देखना पड़ेगा सर। अरे ऐसा क्या है? क्लाउनफिश सर, क्लाउनफिश। हाँ सर क्लाउनफिश वॉइस सिमुलेटर। ओके, क्लाउनफिश वॉइस सिमुलेटर। ओके ठीक है। चेंजर वॉइस चेंजर, ओह सॉरी, वॉइस चेंजर, ठीक है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब पे जाएगा ये। पापा को तेरे ये क्लिप भेजूंगा मैं, ठीक है। ओके, आई थिंक पापा पीछे ही बैठे हैं। पापा बोल रहे बेटा वो करके दिखाओ जरा सर को, वॉइस चेंज करके दिखाओ। हाँ, थोड़ा मजा वजा आएगा। ओके, बाकी के लोग प्लीज ऑन योर कैम यार। क्वेश्चन नंबर 7 आई वांट टू ट्राई फॉर ऑल ऑफ यू। अ स्टीयरिंग व्हील, जैसे ऋषि ने दिखाया था ना स्टीयरिंग व्हील, वैसे ही वाला, of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying 2 forces each of magnitude 5 Newton. Remember, अब यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील दिया है तुमको, और स्टीयरिंग व्हील पे 2 फोर्सेस हम एक्सर्ट करते हैं। एक यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं और एक यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, कपल फोर्सेस बोलते हैं इनको, ठीक है। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है।
और स्टेयरिंग व्हील का डायमीटर है 0.5 मीटर, मतलब दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस है 0.5 मीटर। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, आई थिंक मैंने फोर्स ऑपोजिट दिखाया है, मेरी गलती है ये। लेट मी जस्ट चेंज इट। तो एक्चुअली फोर्स ऐसा दिखाना चाहिए मुझे, इधर से ऊपर आएगा ये फोर्स और इधर से नीचे, ठीक है, तभी एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज अब घूमेगा ये, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो ये 5 न्यूटन का फोर्स है। मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल फोर्सेस 0.5 which is 2.5 Newton meter. Okay. Sir. Yes. Sir, can you do the 17th one? Absolutely. I'm going to go towards meter rule questions. There are many meter rule questions which I have done in another video as well, but I'm going to go right there. I have a 17th one. Is the 17th one same as which is shown over here? Yes. Okay, great. So क्या है इसमें, यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम is balanced on a fulcrum at mark 40 centimeter by suspending an unknown mass m at mark 20 centimeter. Okay, let me show you how the figure looks like. Let me zoom on it. Okay. I just want to clear the clutter. Okay, so अब क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, यस, एक मीटर रूल है, हमेशा याद रखना मीटर रूल क्या होता है। मीटर रूल इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल रूल। ये मेटल का भी होता है, वुड का भी होता है। इसको अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो यू कैन बैलेंस इट ऑन अ 50 सेंटीमीटर मार्क। 50 सेंटीमीटर मार्क पे इस मीटर रूल को तुम बैलेंस कर सकते हो इफ यू वांट टू बैलेंस इट। बट इस क्वेश्चन में वो लोग ने डेलिबरेटली एक चीज बताई है, दैट इट इज बैलेंस्ड ऑन अ नाइफ एज। कभी कभी वो लोग नाइफ एज वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज बैलेंस्ड ऑन अ फल्क्रम, यहाँ पे फल्क्रम वर्ड यूज किया है। फल्क्रम, नाइफ एज, ये सब सेम चीज है, ठीक है। तो यहां पे इसको बैलेंस किया है। अब तुम अगर देखो, इसको बैलेंस करना थोड़ा सा अजीब होगा इधर, क्योंकि ये बैलेंस होगा नहीं। इफ यू सी दिस पार्ट ऑफ द रूल, इट इज मोर लॉन्गर। दिस पार्ट is 60 centimeters long and this part from here to here it is 40 centimeter long. तो ये 60 सेंटीमीटर वाले पार्ट का वेट ज्यादा है, तो ये क्या करेगा पता है, एक्चुअली पूरे मीटर रूल का जो वेट है उसके सेंटर पे एक्ट करता है, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे मीटर रूल का वेट मतलब mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो ये वेट एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और ये रूल यहाँ पे ऐसे झुक के नीचे गिर जाएगा। बट उसको बैलेंस करने के लिए हमने डेलिबरेटली एक 50 ग्राम का वेट 10 सेंटीमीटर मार्क पे रखा हुआ है। सो लेट मी जस्ट शो यू अगेन। यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर मार्क पे एक वेट रखा है जिसका वैल्यू है 50 ग्राम्स, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस रूल को बैलेंस करने की टर्न करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये वाला मोमेंट mg वाला, mg फोर्स जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है
मतलब स्केल का खुद का वेट, और ये 50 ग्राम्स जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये दोनों मोमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं, और ये मीटर रूल बैलेंस हो रहा है। ठीक है, इतना ये सिचुएशन समझो तुम। अब मैं आगे बात करूंगा। ओके, आई एम सॉरी, एक चीज मैंने तुम्हें गलत बताई, ये मुझे पता नहीं है कितना वेट है। वो लोग ने बोला है अननोन वेट, तो इसको मैं x ग्राम्स ले लेता हूं, 50 ग्राम्स तो उसका आंसर है। ठीक है, अब बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो मैंने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई किया है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, वॉच वेरी क्लियरली, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ये पूरा स्टेटमेंट जो टेक्स्ट बुक में दिया था तुमने बोला वही है, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, अब टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो मास है x ग्राम्स या m ग्राम्स जो भी बोलो वो, और मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक मिनट, मैंने कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं, यही तो क्वेश्चन है। नो, आई थिंक दिस इज समथिंग डिफरेंट, आई विल डू इट हियर। ये मैं यहाँ पे नीचे करूंगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, लेट मी राइट इट फ्रेश एंड लेट मी जस्ट delete this part. Maybe this is from another example or the same, I'm not sure. So it's the same. Okay, let me remove it. I will do it again. I should do it again actually. Okay, अब तो clear है ना, अब तो तुम्हारे it is not so messy like earlier. अभी मुझे ये अननोन मास ढूंढना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मोमेंट्स टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये वाला मास प्रोड्यूस कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स, अब ये देखो x ग्राम्स है ये, ठीक है, इसको मैं ग्राम्स में ही छोड़ूंगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं x ही रखूंगा इसको, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स। एक मिनट, जस्ट लेट मी क्लैरिफाई दिस। बैलेंस ऑन अ फल्क्रम, अननोन मास एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। हाँ, ये एक मेरी गलती, मैंने आगे का क्वेश्चन का शायद ड्रॉ किया था। लेट मी रिमूव इट एंड पुट दैट अननोन मास ऑन 20। ठीक है, तो यहां पे मैं रखता हूं x को। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना होगा 20 और 40 के बीच में, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पे टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वेट ऑफ द रूल, वेट ऑफ द स्केल। ठीक है, वेट ऑफ द स्केल कितना दिया है तुमको क्वेश्चन में, 100 ग्राम, 100 ग्राम दिया है तुमको, श्योर? यस सर। ओके ग्रेट, अगर 100 ग्राम दिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो वेट ऑफ द स्केल जो हमें 100 ग्राम दिया है, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ दिस वेट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब फल्क्रम या नाइफ एज, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 10 ले लूंगा। देखो यहाँ पे सबसे ब्यूटिफुल बात है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में, यूनिट्स डजंट मैटर, ओनली थिंग मैटर्स इज के यूनिट्स ऑन LHS should be equal to units on RHS। बाकी कोई भी यूनिट होने दो, ग्राम, किलोग्राम, दोनों साइड LHS RHS सेम यूनिट रखना, तो तुम्हारा आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सो यहाँ पे ये 0 0 सीधा कट कर देते हैं और 2 को उस साइड डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी मुझे 50 ग्राम्स।
मतलब तुम्हें एक जो अननोन वेट को सस्पेंड करना है, दैट शुड बी ऑफ 50 ग्राम्स. ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन which was asked over here. Next question is, to which side the rule will tilt if mass m is moved to the mark 10 centimeter. अच्छा, अब ये मास को अगर मैंने 10 सेंटीमीटर पे लगा दिया तो रूल कहां पे टिल्ट होगा, ये हमें ढूंढना है. अब देखो रूल कहां पे टिल्ट होगा, मतलब रूल बैलेंस तो होगा नहीं डेफिनेटली, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम अप्लाई नहीं कर सकते. तो हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड टोटल, सॉरी फॉर दैट, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये वाला वेट प्रोड्यूस कर रहा है इस डायरेक्शन में टर्न करके. सो दैट विल बी, अच्छा ये जो वेट है 50 ग्राम्स है, आई ऑलरेडी नो दैट, टाइम्स उसका जो डिस्टेंस है अब, बिकॉज नाउ इट इज मूव्ड टू 10 सेंटीमीटर मार्क, तो फलक्रम से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30. सो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल बी 1500 और ये है ग्राम सेंटीमीटर. ठीक है, और हम लोग ढूंढेंगे टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, और इसको इक्वेट नहीं करना है बिकॉज हमें पूछा है कि टू विच साइड द स्केल विल टिल्ट. ठीक है, इक्वेट मत कर देना, हमें सिर्फ कंपेयर करना है. अच्छा, स्केल के ऊपर जो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो उसके खुद के वेट से हो रहा है, और उसका जो खुद का वेट है वो है 100, और 100 की पोजीशन अभी भी सेम है. सो दिस इज coming to be 1000 gram centimeter. So definitely anti-clockwise moment is greater than clockwise moment, and therefore the rule will tilt in anti-clockwise direction. The rule will tilt in anti-clockwise direction. ठीक है, so ये इसका आंसर है सेकंड वाले का. Then what question are they asking? What is the resultant moment now? This is very easy. Resultant का मतलब क्या होता है मैंने अभी बताया था, प्रिंस को बताया था मैंने. Can anyone tell me what is resultant? Sum. Resultant मतलब sum. Addition. Resultant मतलब एडिशन करना है, बट एडिशन एल्जेब्रिक सम का किया जाता है, याद रखना. तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसका साइन क्या होगा, प्लस 1500, और ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव माइनस 1000. ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 500 ग्राम सेंटीमीटर. 500 ग्राम सेंटीमीटर या 500 ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर, जैसे भी दिया होगा. आंसर में चेक कर लेते हैं हम लोग. 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल करेक्ट. यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिखना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें एक, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम्स. अच्छा, अभी देखो ये जो स्केल है जो तुम्हारे सामने है, इट इज नाउ टिल्टिंग इन दिस पोजिशन टू द इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मतलब मुझे कोई एक एक्स्ट्रा मास लगाना पड़ेगा 50 ग्राम्स का कहीं पे भी. अगर मुझे ऐसा परमिशन मिले कि कोई मैं एक्स्ट्रा मास लगाऊंगा, तो मैं फलक्रम के लेफ्ट में लगाऊंगा या राइट में लगाऊंगा ये टिल्टिंग को रोकने के लिए? राइट में, ऑफ कोर्स फलक्रम के राइट में लगाएंगे तभी ये बैलेंस होगा वापस. आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग दिस. ठीक है, तो फलक्रम के राइट में जब हम इसको पुट करेंगे तो कहाँ पे पुट करेंगे ये हमें पूछा है. ठीक है, सो आई थिंक yeah, this is the answer for that. Thank God I don't have to write this again. Yeah. So मैंने यहाँ पे लिखा है let 50 grams be suspended at a distance of, let 50 grams be suspended at a distance of x centimeter from fulcrum. बट एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं, मैं अभी ऐड कर देता हूं, to its right.
राइट साइड, फल्क्रम के राइट साइड में, मतलब कहाँ पे, मतलब कहीं तो यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे कितना है डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, तो 50 ग्राम्स को मैंने अटैच कर दिया। अब क्या होगा, सम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स अप्लाई करेंगे, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है 50 टाइम्स 30, 50 टाइम्स 30, oh yes this was 50, this was 50, जो x था वो हमें मिल गया है 50, तो यहाँ पे मैं 50 लिखूंगा। 50 टाइम्स 30, 30 is the distance from this of this weight from the fulcrum, 50 टाइम्स 30 is equal to sum of all the clockwise moments। तो clockwise moment में मेरे पास एक तो आया 100 into 10, ये तो स्केल का खुद का वेट है, और दूसरा आया मेरे पास 50 into x, which is that unknown weight and unknown position, known weight and unknown position। तो इसको मैंने सॉल्व कर दिया इस इक्वेशन को पूरा, और x की वैल्यू मैंने ढूंढ ली, तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई। इसका मतलब क्या है, फल्क्रम से 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ फल्क्रम मुझे 50 ग्राम सस्पेंड करना पड़ेगा। मतलब ये जो 50 ग्राम है इसको मैं कहीं और नहीं, लेकिन ये स्केल के खुद का वेट जहां पे एक्ट कर रहा है वहीं पे उसको मैं सस्पेंड करूंगा, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे सस्पेंड करूंगा। मतलब यहाँ पे अभी दो वेट एक्ट करेंगे, ये 50 ग्राम और स्केल का खुद का वेट 100 ग्राम, तब जाके ये स्केल वापस बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू टेल एवरी वन दैट सी देर आर सर्टन न्यूमेरिकल्स इन दिस, जिसको मैंने अलग से एक वीडियो में डाउट सॉल्विंग के टर्म्स में सॉल्व किया है। नाउ आई डोंट वांट टू डू रैंडम न्यूमेरिकल्स फॉर यू विदाउट यू एनकाउंटरिंग एनी डाउट्स इन इट, ठीक है। And if you encounter the doubts, then I will give you that video and you can see that doubt only if you have any problem with that. Otherwise you can ask me directly कि सर मेरे को ये वाला प्रॉब्लम नहीं समझा, and I can discuss that with you. बट अब तक तुम लोगों ने कुछ ट्राई किया नहीं है, शायद स्कूल के लिए किया है। स्कूल में चैप्टर ओवर हो गया, खत्म हो गया नहीं ना? कहाँ पे पहुंचे, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल्स के साथ? ओके, किसी किसी के क्लास में हुआ है, ठीक है, गुड। तो इफ यू हैव डायरेक्ट डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली एंड आई कैन सॉल्व इट एंड शो इट टू यू इन द सेम मैनर, ठीक है। बट टिल देन आई थिंक व्हाट वी हैव डन is completed with some numericals and theory, most of all the theory, the first part of physics chapter 1, and I think you all are good to go with the second part. You all have done it nicely. अब होमवर्क की बारी आती है। सो एक गुड न्यूज़ है तुम लोग के लिए, लास्ट ईयर तक मैं क्या बोलता था पता है, पूरी एक्सरसाइज होमवर्क, पूरा सब कुछ। अब मैं नहीं करने वाला हूँ ये, बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन ऑल ऑफ यू, ठीक है। बेचारे मासूम बच्चे हो तुम लोग, ठीक है। तो तुम लोग को इतना तकलीफ देके मुझे, देखो ये यश को देखो, he looks like angel in a heaven, उसको मैं क्यों तकलीफ दूंगा, उसका चेहरा देखो कोई, why will I give him, just look at this guy। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि नहीं तो भार्गव और वो वॉइस मॉड्यूलेशन करके मुझे डराएगा, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं होमवर्क को लिमिटेड कर दूं, ठीक है। सो आर यू ऑल रेडी टू मार्क योर लिमिटेड होमवर्क? ठीक है, जो क्वेश्चन के आंसर तुमने अभी मुझे दिए हैं वो मैं कतई तुमको होमवर्क में नहीं दूंगा, ठीक है। सो लेट मी सी, ओके, just mark the homework please. Question number 10, 11, 14, 21, 26,
न्यूमेरिकल 4, न्यूमेरिकल 6, न्यूमेरिकल 10, न्यूमेरिकल 12, न्यूमेरिकल 14 एंड न्यूमेरिकल 16। न्यूमेरिकल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और थियरी क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 थियरी 6 न्यूमेरिकल्स out of 27 theory and 18 numericals. I am giving you 5 and 6. मतलब this is record. ऐसा कम होमवर्क तो मैंने मतलब लाइफ में किसी को नहीं दिया है. Just imagine. See, I am doing all this because you guys are just, you know, you've been so nice to me. You're following my instructions. तुमने वो वीडियो देखा सबने और मेरे आंसर्स दिए यार. आज बड़ी बात है यार. ये कोई नहीं करता, कोई नहीं करता ये, रियली मैं बोल रहा हूँ. एंड आगे अगर तुम्हें इतना ही कम होमवर्क चाहिए तो प्लीज डू द टास्क्स प्रॉपर्ली, ठीक है? एंड आई थिंक योर वर्क विल बी लेसर दैट वे. आई डोंट वांट टू यू नो मेक यू स्लॉग विद द बुक एंड द होमवर्क एंड एवरीथिंग. इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ना, फिजिक्स में तो एक ही है, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बस खत्म. फिर तुम आंसर कभी भी लिख सकते हो, कैसे भी सॉल्व, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. तो वी विल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, नॉट स्लॉगिंग. ओके, तो आज फिजिक्स हमने खत्म किया इन कितना टाइम हो गया यार? 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes. फुल पार्ट 1 खत्म किया हमने. अभी भी इफ यू हैव डाउट्स इन न्यूमेरिकल्स आई विल बी देयर फॉर यू, बट वी हैव टू स्टार्ट विथ मैथ्स. व्हाट अबाउट मैथ्स? वी हैव टू डू मैथ्स. नहीं, चलो तुम्हारे लिए कंसेशन है, आज हम लोग मैथ्स नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि कल तुम्हारी छुट्टी है. तो कल सुबह क्लास रखते हैं हम लोग 6 बजे सुबह, 6 o'clock. नहीं, 6 बजे नहीं रखेंगे, 6 बजे नहीं रखेंगे. कल मैं बताता हूँ कल का टाइमिंग. मुझे मॉर्निंग इवनिंग में डिवाइड करना है मेरा लोड, सो वी विल डू इट मॉर्निंग प्लस इवनिंग करके. तो आई विल टेल यू द एग्जैक्ट टाइम. 2 दिन छुट्टी है ना तुम्हें स्कूल में? Yes. ओके, सो वेरी सून आई एम गोइंग टू गिव यू द टाइमिंग एंड आज रात को ही बता दूंगा. कल हम लोग मैथ्स करेंगे एंड कल फिजिक्स शायद कल नहीं करेंगे हम लोग. कल मैं तुम्हें वो एक टास्क दूंगा फिजिक्स का, नेक्स्ट पार्ट का वीडियो, यू हैव टू वॉच इट. और उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है. दैट इज द बेस्ट न्यूज. कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ थियरी है. उसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में और खत्म कर देंगे. सो टुमारो आई विल बी कीपिंग अ क्लास, लेट्स सी व्हेन. एंड कल बैंकिंग करेंगे हम लोग, ठीक है? तो बैंकिंग एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है. स्कूल में और कुछ चैप्टर स्टार्ट किया लीनियर इक्वेशंस और बैंकिंग के अलावा मैथ्स में? No, sir. हाँ सर, मेरे में 8 चैप्टर्स हो गए. कितने चैप्टर हो गए? 8 चैप्टर्स. ये सुन के भार्गव चला गया यहाँ से. ये सुन के चला गया वो. 8 चैप्टर्स. आर्यन, जस्ट गिव मी द लिस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑन माय व्हाट्सएप, ओके? फिर मैं धीरे धीरे लेने लगूंगा वो चैप्टर्स. एंड डोंट वरी, 9th जैसा नहीं होगा हम लोग इस बार. हम पेस पकड़ेंगे बिकॉज अपने पास अब बहुत अलग अलग टाइप के वेपन्स आ चुके हैं और तुम लोग इतने मस्त लोग हो कि यू आर ऑल वेरी कूल पीपल मैन.